जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप सीरियसली किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग लुसेंट साइंस के जितने भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 370 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पे हम लोग 373 से आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, या फिर अभी इसको देख लीजिए बाद में उसको देखिएगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो लुसेंट किताब होता है एक बहुत ही बेसिक होता है और बहुत रामबाण की तरह साबित होता है। तो आपको ये लुसेंट कम से कम करना ही चाहिए। अगर आप पहले पढ़ लिए हैं तो रिवीजन के तौर पे जब भी आपको समय मिले तो ये वीडियो को चालू कर लीजिए, अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा फ़ायदा कि आपको समय भी बचेगा और उस समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो सबसे बड़ा बंदर गोरिल्ला होता है। अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपि है, यानी लघुतम यानी छोटा कपि कौन है। तो छोटा कपि हो जाएगा गिबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो मार्सुपियल्स वो होता है कि जो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित बच्चे का जन्म नहीं देता है, यानी अर्ध विकसित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ वाइज होमिनिड है। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। तो इसका सही आंसर है क्रो मैग्नन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ए में लिखा हुआ है परहरित कीड़ा। तो जो परहरित कीड़ा है ये किससे संबंधित है। तो परहरित कीड़ा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी कीवी इसका हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला सांप होता है और अंग रहित पशु तो मछली होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस होता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है। तो मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त होता है। तो जो एक रक्त होता है ये संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकाल पेशी, यानी जो कंकाल पेशी होता है वो संयोजी ऊतक नहीं होता है। अस्थि संयोजी ऊतक होता है, रक्त भी होता है और उपास्थि भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितने रक्त होता है। तो समान वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। तो मानव रक्त के अनुमानित पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, यानी प्रति 100 ml रक्त में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 14.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है एक डैश के डैश है। तो जो प्लाज्मा है ये एक द्रव है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस। ये उपस्थित नहीं होता है।
सोडियम उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है और मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना होता है, यानी बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। और श्वेत रक्त कण को शरीर का पुलिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण, खाली जगह पे इसको क्या करना है? फिल करना है। तो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का जो रंग होता है लाल, ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को हृदय से पूरे शरीर के पार्ट में लेके जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हीमोग्लोबिन होता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये तो काम है WBC का। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये सही है। तो इसमें इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो एकदम सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, ये भी क्या है? सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त प्लेटिल यानी बीमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, यानी कि जो रक्त प्लेटलेट्स होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर है थ्रोम्बिन। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम अस्थि मज्जा से होता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हेपरिन होता है, यानी हेपरिन जो होता है उसको जमने नहीं देता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो शरीर के अंदर हेपरिन की उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है, यानी कितने देर तक बहता है और कितने समय के बाद वो जम जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 7 मिनट तक वो बहता है और 3 से 10 मिनट के अंदर वो क्या हो जाता है? जम जाता है। रक्त समूह का आविष्कारक है, यानी रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। अगला प्रश्न है, AOB खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो बंदर के नाम से लिया है। अगला प्रश्न है,
ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि तो क्योंकि उनके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी जो ए बी वाला होता है वो सर्वग्राही होता है और जो ओ वाला होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, यानी कि ओ उसके संतान में किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो उसका ओ हो सकता है इसमें। अगला प्रश्न है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तथा उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग ए बी और ओ हो सकते हैं, तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो उनके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या फिर बी होगा। अगला प्रश्न है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो ए बी या फिर बी वाले को वो रक्तदान कर सकता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो जो ओ वाला है वो केवल ओ वाले से ही ले सकता है। अगला प्रश्न, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ समूह वाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो सर्वव्यापक ग्राह्यता रखने वाला ए बी होता है, यानी कि ए बी क्या होता है सभी से ले सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे यानी कि अभिकथन और कारण वाला है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो क्या ये गलत है। ओ वाला क्या होता है यूनिवर्सल दाता होता है, यानी सभी को दे सकता है। अगला है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये क्या ये सही है, तो ये जो अभिकथन है गलत है और इसका कारण सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये गलत है और आर क्या है सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम, तो मानव शरीर का तापक्रम न तो जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, यानी कि मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो समान रहता है। ठंडी में हम लोग को ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि ठंडी में वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग का तापमान बढ़ जाता है और हमको ठंडी लगने लगती है। और वहीं गर्मी में क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और हमारा शरीर का जो तापमान है वहीं रहता है, तो हमारे शरीर के तापमान के रिस्पेक्ट में वो बढ़ा हुआ है, इसलिए हमको गर्मी लगने लग जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो जन्म के बाद मानव के तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या होता है ग्लूकोज होता है। तो आप लोग देखे होइएगा कोई भी एथलीट जब दौड़ के आता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो वो ग्लूकोज घोर के रखे रहता है, उसी को क्या करता है पी लेता है। अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, यानी कि प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो ये ऑप्शन है उसके हिसाब से मूंगफली होगा। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसिन होता है। दूध का धवल रंग
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो दूध में जो धवल रंग है वो कैसिन के कारण होती है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का रंग थोड़ा पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? तो उसको प्रोटीन और वसा की हीनता से होने वाली जो भी बीमारी है उसको लग जाएगी। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन, वैसे अगर आप लोग देखिएगा तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डेक यानी कि ए, डी, ई और के होता है। ठीक है, इसका इसमें साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। तो ये जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील जो होता है वो बीसी यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी होता है, ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो बीसी होता है जल में होता है और जो वसा में होता है वो एडेक होता है, ए डी ई के। ठीक है, अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी नहीं है, ये तो जल में घुलनशील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन अभी आप लोगों को हमने बताया है बी और सी, यानी कि बी सी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि आँख कमज़ोर हो जाता है, और आँख में क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, आँख में क्या होता है? रेटिना। तो रेटिना से क्या है? ये रेटिनॉल। तो जैसे ही रेटिनॉल आए तो हम लोग विटामिन ए उसको मन में क्या कर लेंगे? ला लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो जो गोल्डन चावल होता है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये कोई भी कट छट जाता है तो उसको ये घाव भरने में बहुत ही सहायक होता है। विटामिन के हड्डियों को मजबूत करता है, और विटामिन डी भी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शुष्काक्षिकोभ का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लोविन है। क्या है? राइबोफ्लोविन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन आपको विटामिन बी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो नियासिन होता है वो पिलाग्रा, यानी कि नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पिलाग्रा, या फिर इसको कह ले कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी से पिलाग्रा बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, पिलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो जो पिलाग्रा और स्कर्वी होता है ये आपको विटामिन बी3 के कारण पिलाग्रा और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो जो बी12 है उसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं? तो जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला होता है, या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं जूस वाले, वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? तो घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिन सी क्या है? सहायक है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो जो कैल्सीफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं? तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और जो विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। अगला प्रश्न है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो जो विटामिन डी होता है वो कॉड लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है, यानी टेकोफेरॉल किसको कहा जाता है? तो जो टेकोफेरॉल है वो विटामिन ई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो ई का अच्छा स्रोत ताज़ी सब्जियां हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है, ठीक है, यानी कि अंकुरित जितने भी ये खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन ई से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन ए विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो रक्त के स्कंदन यानी थक्का जमने में विटामिन के एक सहायक होता है। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? यानी कौन सा यौगिक है जो विटामिन नहीं है? तो इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उसका क्या करिए उत्तर चुनिए। तो चलिए सूची को देखते हैं। विटामिन सी, तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन B1 से बेरी होता है और फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही और सुमेलित है? तो इसमें जो सही है सुमेलित है उसको क्या करना है? चुनना है। तो देख लेते हैं इसका कौन सही है। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, ये क्या है? गलत है। विटामिन B1 की कमी से बेरी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए जो है ये बढ़ता, ये क्या है? सही है। विटामिन के से रक्त जमना, ये भी सही है। एस्कॉर्बिक, ये क्या है? ये सॉरी एस्कॉर्बिक अम्ल से एस्कॉर्बी, ये भी क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है? ये मतलब कि सही मेल नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी की कमी से बांधेपन, ये क्या है? गलत है। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी को रेटिनॉल नहीं कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है, और डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन B1 संतरा में, विटामिन डी कॉड आयल तेल में, विटामिन ई गेहूँ अंकुरित में, विटामिन के अल्फा, यानी इसमें सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा टेकोफेरॉल, यानी कि बेरी बेरी जो होती है वो टेकोफेरॉल से नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है, और गलत को ही चुनना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में क्वासिक्योर रोग किस कारण से होता है? तो जो बच्चों में क्वासिक्योर रोग होता है वो आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है यानी विटामिन सी, ये ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अवशोषित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला रोग या फिर उसी को हम लोग कहते हैं घेगा रोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, घेगा या गलगंड किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो जो रक्ताल्पता होती है ये आरबीसी की कमी से होती है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी के कारण रक्ताल्पता की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो इसका सही आंसर है लौह धूल। ठीक है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्तियों वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे फेलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में के स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत सेव होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? यानी कि कैल्शियम की जो आवश्यकता है किस में निमित्त है? तो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए और हड्डियों के विकास के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत गाजर नहीं है। गाजर क्या है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। क्या है? जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो मनुष्य के भोजन के लिए कार्बनिक स्रोत को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी, यानी कि पानी में कैलोरी नहीं होती है। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होते हैं? तो एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। बीकर मूलतः होते हैं, तो जो बीकर होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो भोजन के संबंध में कौन सा जो गलत है? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? गलत है, यानी भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस प्रकार तरह के भोजन जाता है? तरह भोजन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है। तो इसको कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन प्रायः किस में पचता है? तो जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पचता है। सिग्मोइड कोलन किसकी भाग है? जो सिग्मोइड कोलन है वो बड़ी आंत की भाग है। अगला प्रश्न है, डियाडेनम डैश का भाग होता है। तो जो डियाडेनम होता है ये बड़ी आंत का भाग होता है। एंजाइम है, यानी इसमें से कौन है जो एंजाइम है? तो प्रोटीन क्या है? एंजाइम है। एंजाइम एक डैश होता है। तो जो एंजाइम होता है वो बायो उत्प्रेरक होता है। अगला प्रश्न है,
एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं उसमें अमीनो अम्ल श्रृंखला में पाए जाते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये जो गैस्ट्रिन है ये पाचक एंजाइम नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो जो पित्त रस होता है वो यकृत में उत्पादित होता है। पित्त जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, यानी यकृत से वो उत्पन्न होता है और पित्ताशय में उसको स्टोर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो लाइपेज होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो एक्स जो इसमें माना गया वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त रस के द्वारा उसको उदासीन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद ग्लूकोज होता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी डैश। तो जो भूख लगता है तो सर्वप्रथम वो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है बॉडी में उसका उपयोग कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन शामिल होता है। फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग है। तो जो फेफड़े हैं ये श्वसन के प्राथमिक अंग है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? तो फेफड़े में जो ऑक्सीजनीकृत होते हैं ये बायां अलिंद में जाता है। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो इसमें कौन सा है जो उत्सर्जन का तंत्र नहीं है? तो गर्भाशय उत्सर्जन का यह अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है ये मानव के त्वचा पे या त्वचा में उपस्थित होती है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित गुर्दा है, यानी किडनी। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है वो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया का सर्वाधिक सांद्रता यकृत शिरा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो सामान्य मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव में मल का रंग पीला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोविलिन के कारण जो मानव ये मल होता है उसका रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है?
तो जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है उसमें सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, यानी कि एक बार जो बन जाता है कोशिकाएं फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो मानव मस्तिष्क होता है उसका वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, यानी जो सेरिब्रम है वो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है, और साथ ही साथ जो फीलिंग्स होती हैं लव वाली वो हाइपोथैलेमस के कारण, इसके एक्टिव होने के कारण ही होती है। अगला है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? जो प्रेरक कौशल है मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो मानव मस्तिष्क की जो शंख पाली होती है वो श्रवण से संबंधित यानी सुनने से संबंधित होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? मोटर नियंत्रण कहने का मतलब कि हाथ को चलाना, पैर को चलाना, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम से, यानी सेरिबेलम ही इस सब को क्या करता है, क्रियान्वित करता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मितीय पाली से। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो परिवर्ती क्रियाओं का परिवर्तन केंद्र कशेरुकी रज्जु में यानी कि मेरुदंड में होता है। अगला है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो जो संतुलन की अनुभूति ये अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और शरीर में संतुलन के लिए। इस प्रकार इसका हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा से किया जाता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पे स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है दिल में। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, समान व्यक्ति के दिल की धड़कन का औसत दर होता है? तो समान व्यक्ति की दिल की धड़कन का औसत दर 72 बार होता है। 1 मिनट में कितने बार? 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर की पल्स की जांच करने का कारण है दिल की जो फंक्शनिंग जांचने के लिए, यानी कि जो हृदय है वो अपने सामान्य चाल से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो हृदय की जो धड़कन है वो अनुकंपित तंत्रिका के कारण बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनियों के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। इसको लव डब की साउंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण होती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो जो मानव कलाई की जो नाड़ी होती है ये उसी दर से जिस पर हृदय करती है, यानी कि ये भी उतना ही पे स्पंदन करती है जितना हृदय स्पंदित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे। पेसमेकर का कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। धमनियों रक्त का वहन करती है? तो जो धमनियाँ होती है रक्त का वहन करती है, जो सिर्फ भरी होती है। तो जो धमनियाँ रक्त का वहन करती है उसमें क्या भरी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन भरी होती है। और जो सिरा रक्त का वहन करती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती है?
तो अशुद्ध रक्त संचार करती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को संचार करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो धमनियों पे डाले गए रक्त के वो जो दबाव होते हैं उसको रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो सामान्यतः उसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर घट जाता है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो एक किशोरवय में सामान्यतः रक्तदाब 120/80 होता है। अगला है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो रक्तचाप नापने के लिए स्फिग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्नोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो जो स्फिग्नोमीटर होता है वो धमनियों में रक्तदाब को मापता है। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा प्रति स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, यानी कि प्रति 100 ml रुधिर में जो शर्करा की मात्रा होती है कितनी होती है फास्टिंग के समय? तो इसका सही आंसर है 80 से 100 mg। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 होता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में 300 के आसपास हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो जो पसलियां होती है वो 12 जोड़े में होते हैं। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला प्रश्न है, मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है? तो ये 33 हड्डियों से मिलकर बना है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, यानी इसी को मिल्क टीथ भी कहा जाता है। और परमानेंट 32 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि उर्वास्थि होती है, इसको एनामल भी कहा जाता है, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी स्टेपीज होती है, जो कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां? तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला और टिबिया है। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो मानव शरीर में 2 हड्डियां अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ी रहती है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो वर्टेब्रा है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो ये अक्षीय हड्डी कंधा नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो डैश यानी कि जो मैक्रो है मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। नहीं तो बॉल सॉकेट है, ग्लाइडिंग भी है और सैडल भी है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। नेत्र गोला को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुक्रवाहिका। ये क्या होता है? महिलाओं में नहीं होता है, ये पुरुषों में होता है। शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राणु किस में होता है? पुरुषों में होता है। और गर्भनाल महिलाओं से संबंधित है, अंडाशय भी महिलाओं से संबंधित है, और जो गर्भाशय ये भी महिलाओं से संबंधित है, और शुक्रवाहिका पुरुष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु को निषेचित करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल शुक्राणु को क्या किया जाता है? प्रविष्ट कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी कि क्या किया जाता है उसमें? शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन बाह्य प्रकनली में करवा दिया जाता है, और फिर उससे जो जाइगोट बनता है उसको माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एनियोयोस्टोकिक एक तरीका है जो बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण लिंग के परीक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय क्या है? एक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो थायराइड्स है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला है, यानी कि गला में ये पाया जाता है। गल ग्रंथि का कार्य क्या है, यानी थायराइड का काम क्या है? थायराइड उपापचय का नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या करता है? थायराइड कंट्रोल करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होने वाला है थायमोसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सोटेटोस्टैटिन स्रावित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो है अग्नाशय, यानी कि पाचक ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो इंसुलिन का स्रावन करती है अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा इंसुलिन नियंत्रित करता है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। इंसुलिन, यानी इंसुलिन क्या है? तो जो इंसुलिन है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, ये रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन क्या करती है? रुधिर में जो शर्करा होती है उसको घटाती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है, यानी कि जो इंसुलिन है यह प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, तो फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि 6 से 16 यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों आप आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी का रिवीजन हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।